हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आपका कंप्यूटर फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर स्टार्ट किया जा रहा था, बिल्कुल आपके लिए फ्री में ये स्टार्ट की जा रही है क्लासेस। तो उसका आज ये पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग कंप्यूटर का परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आज ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, जो कंप्यूटर फाउंडेशन बैच के तहत जो आपको बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने वो इसकी जो मैंने फाउंडेशन क्लासेस की जो शुरुआत की थी यूट्यूब पर, आपको जो बताया था, तो उसमें मैंने इसका सिलेबस भी बताया हुआ है। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो मैंने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया है कि मैं क्या क्या सिलेबस इसमें कवर करूँगा, किस किस एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। उसके साथ साथ कब कब ये क्लासेस मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं। तो वो वीडियो इंट्रोडक्शन वाला आपने अगर नहीं देखा है तो जो फाउंडेशन फ्री कोर्सेज का जो मैंने अनाउंस किया था यूट्यूब पर, वो वीडियो है, तो उसको आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर मैं कोई नोट्स या पीडीएफ या एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब वाली टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप एक बार उसके जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी चलिए, आज की ये क्लास पहली क्लास होने वाली है, तो हम लोग इसको आज छोटी ही क्लास रखेंगे। तो बाकी की चीज़ें फिर जैसे जैसे ये रेगुलर हो जाएगी तो फिर मैं क्लासेस की जो लेंथ है उसको बढ़ा दूंगा। आज की ये क्लास छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्लासेस आपकी किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहें उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो, चलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके साथ साथ एएसआई की भी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई की भर्ती आई थी उसमें भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके साथ अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आपका केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, सभी में लगभग 20-20, 25-25 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के सीबीटी जो है प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो काफ़ी वेटेज रखता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती आई हुई है, लेखपाल की जो मेंस होने वाला है, उसमें आपके अच्छे खासे कंप्यूटर के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये सब एग्ज़ाम में अब कंप्यूटर का बोलबाला हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से हमारा ये अर्थ पृथ्वी इंटरनेट बेस्ड हो रही है, सारी चीज़ें अब एआई बेस्ड चल रही हैं, क्या कहूँ, तो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए, ये क्लास आज की पहली क्लास है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा जानते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कच्चे आंकड़े रॉ डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देती है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसको कहते हो? इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम उसको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और जिसमें चिप लेवल का काम होता है। ठीक है ना? क्या पंखे को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का? नहीं, पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, पंखा एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। वहीं अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो उसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है। आपके मोबाइल का जो एडाप्टर हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? मोबाइल है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पीसीबी पर जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बाकी का जो भी काम है जिसमें बड़े बड़े पार्ट्स यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल का काम होता है। तो ये आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, जिसे हम रो डाटा देते हैं। रो डाटा का मतलब है कच्चे आंकड़े, उसको हम देते हैं। फिर वो हमको क्या करता है? एक अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ऐसी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, तो मान के चलिएगा कि आप एक छात्रों की लिस्ट बना रहे हैं। ऐसे एक छात्रों की आपने लिस्ट बनाई 1 से लेकर के और 1000 तक आपने स्टूडेंट की एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट में ए नाम वाले भी हैं, बी नाम वाले भी हैं और सी नाम वाले हैं, जेड जेड नाम वाले भी हैं, कुछ एच नाम वाले भी हैं, जी नाम वाले भी। तो बहुत से प्रकार के नाम वाले स्टूडेंट इसमें शामिल हैं।
किसी के नंबर 20 आए होंगे, किसी के नंबर 30 आए होंगे, किसी के 100 आए होंगे, किसी के 50 आए होंगे, किसी के 33.33 नंबर आए होंगे। इस तरीके से कितने भी नंबर आए हो सकते हैं। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने ये इसको कच्चा डाटा दिया, आपने इसे इसे हम क्या कहेंगे, आपने प्रत्येक कैंडिडेट को इसमें कच्चा डाटा के रूप में रख दिया, एक लिस्ट बना दी, उसमें कच्चे डाटे के रूप में आपने रख दिया। उसके बाद आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, इसको इंस्ट्रक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन के रूप में आपने क्या दिया इसे, आपने कहा कि ए नाम वाले स्टूडेंट 20 नंबर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट लाए हैं, उनकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करवाओ। आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि ए नाम वाले स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। विद इन सेकेंड आपके सामने एक लिस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करवा देगा। ये कंप्यूटर आपके सामने विद इन सेकेंड एक लिस्ट प्रोवाइड करवा देगा। ये क्या हुआ, ये आपने कच्चा डाटा दिया था, रो डाटा दिया था, उस रो डाटा के आधार पर कंप्यूटर ने क्या किया, उसमें प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको एक अच्छी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी, जो कि ए नाम वाले स्टूडेंट थे और 20 नंबर से ज़्यादा वाले स्टूडेंट कितने थे, उसने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी। तो ये क्या हुआ, बहुत कम समय में, और आपको एक अर्थपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दी। अर्थपूर्ण का मतलब है आप जो जानना चाहते थे वो जानकारी उन्होंने प्रोवाइड करवा दी। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर। आपके एग्जाम में ये परिभाषा पूछी जाएगी? बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। हालांकि कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। जैसे जैसे आप पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो आप अपने इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन बना पाएंगे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन रटे, आपको जैसा बेहतर लगता है आप वैसी डेफिनेशन इसमें यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको पूरे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम कंप्यूटर का थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। आखिर ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है कि मेन मेन वो पार्ट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है ना, या कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं कंप्यूटर के कि जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो मैं आपको आपके सामने बनाता हूँ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो कंप्यूटर का मैं आपको सामने बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं ये एरो भी लगा देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट इस एरो का मतलब समझ चुके होंगे, और मैं अभी आगे बताऊंगा भी इस एरो का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आपकी इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट होती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सीपीयू होता है। मैं लिख देता हूँ पूरी, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये चार महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, तीसरी आउटपुट डिवाइस, और चौथी मेमोरी यूनिट। ठीक है ना। एक एक को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो इस इनपुट डिवाइस को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, और इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस की। इससे शायद ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। इससे कंप्यूटर में निर्देश, निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं।
ठीक है ना? तो आप अभी इतनी ही डेफिनेशन याद रखिएगा, बाकी जब मैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ूंगा तो फिर इसको और भी अच्छे से विस्तार से समझेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो ये इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को अर्थात सीपीयू को निर्देश देने का काम करती है। ये कभी आउटपुट डिवाइस के रूप में काम नहीं कर सकती है, इसीलिए एरो जो है वो आपका ये देखिए अंदर की तरफ एरो लगा हुआ है। अंदर की तरफ एरो लगने का मतलब क्या है कि ये जो है वो आपकी एक ही दिशा में डाटा को भेज सकती है, अर्थात सीपीयू के पास ये डाटा को भेज सकती है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में कौन कौन सी डिवाइस होती है मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के रूप में अगर बताऊं तो सबसे पहले आपके पास बेसिक है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप सबने यूज किया होगा, देखा होगा। आपका कीबोर्ड है। उसके बाद आपका यहाँ पे माउस है। कीबोर्ड, माउस, उसके बाद स्कैनर। ठीक है ना, उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जॉयस्टिक गेम खेलने वालों स्टूडेंट इसका यूज़ करते हैं, जो गेम खेलते होंगे स्टूडेंट उन्होंने इसका यूज़ किया होगा। तो बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड सभी लोग जानते होंगे। जब आप कभी अप्लाई करवाने जाते हैं फॉर्म वगैरह, तो उसमें जो इस आपके सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको रख करके उसमें प्रिंटर जैसा ही होता है, प्रिंटर जैसा ही होता है। जो ऑल इन वन प्रिंटर होते हैं उसी में स्कैनर भी इनबिल्ड होता है। तो उससे भी स्कैन की जा सकती है, और कुछ सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के रूप में यूज़ होते हैं, तो वो सिर्फ स्कैन करने का काम करते हैं। बाकी वो जो है प्रिंट कर नहीं कर सकते हैं, तो वो स्कैनर होते हैं। जॉयस्टिक होती है। उसके बाद आप इसमें लाइट पेन ले लीजिएगा। लाइट पेन ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। और माइक्रोफोन, अगर आपने माइक्रोफोन माइक्रोफोन जो अभी मैं यहाँ पे एक माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, ये भी एक क्या है इनपुट डिवाइस के रूप में है। ये हमारी वॉइस सिग्नल लेता है और फिर उसको क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफोन। और फिर उसके बाद जो इनपुट डिवाइस है वो उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, उसके बाद माइक्रोफोन के बाद आपका आ जाता है इसमें ट्रैक बॉल। उसके बाद डिजिटल कैमरा। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ओमार सीट आप भरते हैं ना, तो ओमार सीट की चेकिंग जो होती है वो OMR से होती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से हो जाती है। उसके बाद होता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो आप लिख सकते हैं OCR भी होता है, OMR भी होता है। इस तरीके से VCR भी होता है, BCR भी होता है, बारकोड रीडर। तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस के रूप में काम करती हैं। बाकी की चीज़ें हैं, जब मैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ूंगा इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपका एक आउटपुट डिवाइस होती है। मैं आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ठीक है, तो मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यह है कंप्यूटर के अंदर चल रहे प्रोग्राम के परिणाम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रदर्शित करती है, हाँ, या दिखाती है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल भाषा का यूज करिएगा जो आपको प्रेशर ना हो याद करने में। ठीक है, दिखाती है। बात समझ में आ गई? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ये कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा, जिसे आपने मान लीजिए कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपने इनपुट के रूप में डाटा दे दिया, 3 को जोड़ना है 5 के साथ में, तो रिजल्ट तो 8 आना है, स्वाभाविक है। लेकिन वो 8 दिखेगा कहाँ पे? तो जो 8 जो आपके डिस्प्ले पर जो दिखता है, वो क्या है? डिस्प्ले क्या है आपकी? डिस्प्ले पर आप परिणाम देख पाते हैं, वो क्या है? वो है आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि कौन कौन सी डिवाइस आपकी आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करेगी। वो है आपका यहाँ पे मॉनिटर। मॉनिटर, उसके बाद आप प्रिंटर। प्रिंटर, उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिएगा स्पीकर। उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिएगा हेडफोन। ठीक है ना, हेडफोन। उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बाद आप प्लॉटर ले लीजिएगा।
ठीक है, इसके बाद भी और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में काम की जाती हैं। मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब है जब जैसे ये डेस्कटॉप आप देख रहे हैं ना इस तस्वीर में, ये जो है आपका ये मॉनिटर कहलाएगा। ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये आपका सीपीयू है। हालाँकि इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन बोलचाल की भाषा में इस पूरे कैबिनेट को भी हम लोग सीपीयू कह देते हैं कई बार, ठीक है ना? तो ये हो जाता है आपका। इसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर तो आपने देखा होगा जब आप आवेदन करवाने जाते हैं तो वो एक फाइनल प्रिंट देते हैं, तो वो जिस डिवाइस से निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। स्पीकर, सभी को पता होगा स्पीकर, जिससे हम लोग गाने वगैरह सुनते हैं, लैपटॉप में लगा देते हैं, लैपटॉप के अंदर भी लगे होते हैं स्पीकर। और कंप्यूटर में अगर ऐसा आपका कंप्यूटर है तो इसमें बाहर से हम लोग स्पीकर लगाते हैं। उसके बाद हेडफोन, हेडफोन कई स्टूडेंट यूज़ भी कर रहे होंगे हेडफोन, वो भी आपका ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती है। प्रोजेक्टर, अगर आप कहीं ऐसी क्लासेस ज्वाइन की थी, अब तो खैर डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड, लेकिन पहले क्या होता था कि कॉलेज में प्रोजेक्टर का यूज होता था। प्रोजेक्टर, जब डिजिटल बोर्ड नहीं थे तो सारी चीज़ें प्रोजेक्टर पर चलती थी, चीज़ें दिखाने के लिए, इस तरीके से पीपीटी को शो करने के लिए प्रोजेक्टर चलता था। प्रोजेक्टर में क्या होता था कि एक लेंस लगा होता है, वो किसी भी दीवार पर या किसी साफ सतह पर फोकस करता है तो वहाँ पर वो तस्वीर बन करके आती है। तो वो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है। प्लॉटर, शायद आपने यूज़ ना किया हो, प्लॉटर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो हम अब आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे ही। तो आपको बता देते हैं सारी गतिविधियां यहीं पर होती हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए सभी सभी प्रोसेस यहीं पर होती है। तो कंप्यूटर की सारी जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो सब कहाँ पर होती है, इस सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू में क्या क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा सीपीयू में क्या क्या होता है। तो सीपीयू में आपका एक एएलयू होता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, ये सारी गणनाएं करने का काम करती है। कह सकते हैं कि डिसीजन लेने का काम किसका होता है, एएलयू का ही होता है। एक होती है टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, आप इसको कह सकते हैं आपकी कंट्रोल यूनिट से बोल दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट होती है। इसके साथ और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आती हैं। जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि कई बार सीधा सीधा एग्जाम में आपसे माइक्रो प्रोसेसर की छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, कि ये माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास बता दीजिए, या फिर 8 बिट क्या है, 16 बिट क्या है, एड्रेस बस क्या है, डाटा बस क्या है, इसके साथ साथ आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, पीसी क्या है, एसपी क्या है जिसे हम लोग स्टैक पॉइंटर, और उसके बाद आपको प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सब चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती है। तो मैं थोड़ा सा आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो मूलभूत बातें हैं वो बता दूंगा, और फिर बाकी की चीज़ें तो आप जो है जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो विस्तार से समझ में आ ही जाएगी, ठीक है ना। आगे आते हैं मेमोरी पर। तो मेमोरी के बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, मेमोरी को सभी लोग जानते ही हैं। मेमोरी क्या होती है, ये डाटा को स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी क्या होती है, यह डिवाइस डाटा को स्टोर करती है, ठीक है ना। यह डिवाइस डाटा को स्टोर करती है, और उसके साथ साथ इससे हम लोग रिट्रीव भी कर लेते हैं, मतलब प्राप्त भी कर लेते हैं। तो जनरली ये डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे इसके अंतर्गत अगर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपने सुना होगा रैम, रैम सुना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ़ोन खरीदे होंगे ना, तो फ़ोन अक्सर आप स्पेसिफिकेशन के रूप में जब उससे शॉपकीपर से आप पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि भैया इसमें रैम क्या है, तो आप उससे जानना चाहते हैं कि इसकी मेमोरी क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है। तो जो रैम होती है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके बाद आप रोम भी पूछते होंगे उससे, तो वो कहता होगा कि 432 है या 464 है। अब तो लगभग 10 128, 10 256 इस तरीके के स्पेसिफिकेशन में फ़ोन आ रहे हैं। तो ये क्या है, 10 क्या है, 10 GB आपकी रैम है। रोम कितनी है, 256 GB तक आजकल मोबाइल में जो है वो रोम आने लग गई है। तो रोम क्या है, एक मेमोरी है जो आपकी इंटरनल मेमोरी है ना, डाटा स्टोर करने के काम आती है। अच्छा, इसमें हम लोग डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और इससे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसी के रूप में अगर आप चाहो तो सीडी ड्राइव भी कर सकते हो, सीडी ड्राइव भी है। उसके साथ साथ आप एचडीडी भी, आपने नाम सुना होगा एचडीडी। एचडीडी अब तो लैपटॉप वगैरह में बहुत कम यूज़ हो रही हैं, पहले होती थी, 2 4 साल पहले सभी में आपको एचडीडी ही मिलती थी।
लेकिन अभी 2018 से इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई है एसएसडी, क्योंकि एसएसडी क्या है, आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क है, तो ये स्पीड इसकी फास्ट होती है। और इस एचडीडी में क्या होता था, मैग्नेटिक डिस्क होती थी। तो एचडीडी में जब मैग्नेटिक डिस्क होती थी, फिर वो रोटेट करती थी, तब उससे डाटा रिट्रीव होता था, तो इसमें डिले ज़्यादा होता था। एसडीडी में क्या है, एसएसडी में क्या है, एसएसडी में तो आपकी सॉलिड डिस्क है, जैसे आप एक माइक्रो फोन में पहले चिप डालते थे, चिप होती थी ना, उस टाइप की ये है, सॉलिड डिस्क है, सेमीकंडक्टर से बनी हुई। तो ये क्या है कि आपकी अच्छे से डाटा रिट्रीव हो जाता है, और इसमें जो है वो आपका डिले कम होता है, तो इसकी स्पीड फास्ट। बाकी आजकल के सिस्टम में सभी में एसएसडी ही लगने लग गई है। तो ये आपकी मेमोरी यूनिट है। इसके बारे में आपको ये थोड़ा-सा हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा है कि एक तो इनपुट डिवाइस है, दूसरी आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तीसरी आपकी आउटपुट डिवाइस है, और चौथी आपकी मेमोरी यूनिट है। इन 4 के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। 4 में से अगर कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आपके पास इनपुट डिवाइस ही नहीं है, तो उसको रख कर के आप निर्देश नहीं दे पा रहे हो। जब निर्देश नहीं दे पाओगे, तो उसका ऐसा कंप्यूटर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका मेमोरी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपने तुरंत काम किया, बिजली गई, सारा डाटा इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने क्या काम किया उसमें? कोई रिजल्ट नहीं स्टोर हो पाएगा। वहीं आउटपुट डिवाइस, आप कुछ भी करते रहो, सुबह से लेकर के शाम तक गणना करते रहो। मान लीजिए आप 3+5 कर रहे हैं, आप सुबह से लेकर के शाम तक 2-4 साल तक करते रहो। आपके पास अगर आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आप देख ही नहीं पाओगे उसको कि हमने किया क्या है। ठीक है ना? तो ये आउटपुट डिवाइस भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल काम करने का तरीका क्या है, कि आखिर कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। क्या इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, आउटपुट मिला, यही काम कंप्यूटर के अंदर होता है? तो नहीं। इनपुट देने के बाद भी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊं आपके सामने, तो क्या होगा, जैसे ही आप इनपुट देंगे, इनपुट कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। फिर वहां से क्या होगी, फाइल फेच होगी। मैं आपको अभी सारे शब्द बताऊंगा, अभी बताऊंगा। फेच होगी फाइल। फाइल फेच होने के बाद आपका क्या होगा, डिकोड होगी। डिकोड होगी। डिकोड होने के बाद फिर आपका एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये प्रोसेस चलती है। इनपुट आपने दिया, इनपुट के रूप में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप यहां से कह सकते हो इंस्ट्रक्शन आपने दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन दिया। उसके बाद फाइल को फैच होना होना होता है, उसके बाद डिकोड होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, तब हमें जाकर के आउटपुट मिलता है। तो आप ऐसे समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैं अगर आपको बताऊं, अ, आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, अक्सर फ़ोन में आप लोग यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर जब आप टैप करते हैं इस तरीके से, आपने एक व्हाट्सएप का, आपने अपना फ़ोन ऑन किया, और उसके बाद आपके डिस्प्ले पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिखता है, तो आप उस आइकन पर क्लिक करते हैं। तो आप जब उसको क्लिक कर रहे हैं, तो आप सीपीयू को, अर्थात कंप्यूटर को क्या बताना चाह रहे हैं? आप बताना चाह रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट का मतलब है चालू करो। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस पे चालू करना, ऐसे समझिएगा अभी। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको चालू करो। आपने व्हाट्सएप पर टैप किया, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा व्हाट्सएप चालू करो। उसके बाद सीपीयू क्या काम करेगा? उसके बाद सीपीयू का काम होता है फैच करना। फैच करने का मतलब होता है कि जो भी डाटा है आपकी मेमोरी में स्टोर, उसको प्राप्त करना। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम देते हैं, आप देते हैं, ठीक है ना? तो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? मानव देता है। उसके बाद फैच कौन करता है? तो ये सीपीयू फैच करता है। कहाँ से फैच करेगा? तो ये मेमोरी से फैच करेगा। ये मेमोरी से डाटा लेता है। मेमोरी से डाटा, मैं लिख देता हूँ, डाटा लेता है। तो सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी से डाटा लेगा। जो आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप का जो भी प्रोग्राम है, वो स्टोर कहाँ पे है? आपकी मेमोरी में स्टोर है, रोम में स्टोर है। उसके बाद जब वो फैच करता है, मेमोरी के पास जाता है और मेमोरी से डाटा लेता है। जब मेमोरी से डाटा लेता है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है फैचिंग। ठीक है, याद रखना, मेमोरी से डाटा लेने की प्रक्रिया को बोला जाता है फैचिंग। माइक्रो प्रोसेसर में अच्छे से पढ़ेंगे फैचिंग क्या होता है, सारी चीज़ें वन बाय वन कैसे इसमें एग्जीक्यूट होती है, पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको अच्छे से समझाएंगे जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। ठीक है ना?
माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें वन बाय वन सारी चीज़ें समझाऊंगा कि एड्रेस बस कैसे काम करती है, डाटा बस कैसे काम करती है, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है, एएलयू कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसे काम करता है, टेम्प रजिस्टर कैसे काम करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत मजा आता है जब कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। वो चीज़ें देखेंगे। तो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन गया, सीपीयू ने मेमोरी से डाटा लिया, उसको बोलते हैं फैचिंग। फैच कर लिया। फैच करने के बाद उसको समझना होता है कि आखिर हुआ क्या है, आया क्या है। तो वो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि आखिर वो पढ़ेगा। पढ़ेगा का मतलब है उसके पास एक ऑप कोड आता है। देखेंगे देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी भाषा आपको लग रही होगी कि ऑप कोड क्या है सर, फैचिंग क्या है। तो ऑप कोड आता है। ऑप कोड का मतलब एक कोड आता है बाइनरी पैटर्न में, 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके का एक ऑप कोड आता है। इस ऑप कोड को समझता है सीपीयू, उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस हिसाब से उसे कार्य करना। जैसे आपने मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ऐड का इंस्ट्रक्शन दिया आपने, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया था ऐड करने के लिए, ठीक है ना। आपने मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दिया था ऐड करने के लिए, तो ये एंटर इंस्ट्रक्शन था। इस इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड कर लेगा, वो फैच कर लेगा डाटा, उसके बाद डिकोड कर लेगा। तो डिकोड करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब ऐड करना रहेगा, 3 + 5, तो वो इसको ऐड करेगा। ऐड करना इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कर दिया उसके बाद फिर वो ये आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एक प्रोसेस पूरी। पहले आप इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल के रूप में अगर आपसे कोई पूछेगा तो कैसे कंप्यूटर काम करता है, तो कंप्यूटर को जब हम पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद वो फैच करता है डाटा, डाटा फैच करने के बाद वो डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस चलती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि कंप्यूटर के अंदर चलती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट क्या हैं इसको समझेंगे। अभी तक हम लोग पहले हमने बेसिक डेफिनेशन जानी, उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम जाना, उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल जाना कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिक पार्ट क्या हैं या घटक क्या हैं। कंपोनेंट का मतलब आप हिंदी में घटक कहते हैं, ठीक है, घटक। तो ये घटक क्या क्या हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 3 घटक हैं। पहले हार्डवेयर, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर, चौथा है तीसरा है आपका डाटा, ठीक है। तो पहला हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा डाटा है। इन 3 चीज़ों से मिलकर के ही आपका कंप्यूटर का निर्माण होता है। आप इसमें से अगर किसी भी चीज़ को नहीं रखोगे तो पूरा कंप्यूटर नहीं बन पाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, तो ऐसा कंप्यूटर किस काम का भाई। आपने मान लीजिए ये डिब्बा खरीद लिया, मतलब सीपीयू खरीद लिया, आपने पूरे हार्डवेयर पार्ट खरीद लिए, कीबोर्ड माउस और सारी चीज़ें खरीद ली, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ नहीं है, लाइनक्स नहीं है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को क्या करोगे भाई, सामने रख करके देखोगे क्या, सुबह से शाम तक वो पूरी उम्र देखते रह जाओगे। कंप्यूटर का काम आप कर ही नहीं पाओगे उस पर। क्यों? क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो तीनों तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास हार्डवेयर भी होना चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, आपके पास डाटा भी होना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं कि आखिर हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और उसके बाद डाटा किसको कहते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं हार्डवेयर, ठीक है। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? मैं इसको अगर बिल्कुल देसी भाषा में आपको अगर मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ तो लिखिएगा, कंप्यूटर के ऐसे घटक जिन्हें छूकर, छूना मतलब स्पर्श करना, ऐसे लिख लीजिए, स्पर्श करके अब महसूस किया जा सकता है। एवं, ऐसे लिख लीजिएगा, एवं एवं महसूस किया जा सके, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, जो मैं ये चीज़ें लिखवाता हूँ, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये पेन से, मैं इसको पीपीटी पर लिख करके ले आऊँगा तो कैसा रहेगा?
क्या मैं इसको पीपीटी पर लिख करके ले आऊँ तो कैसा रहेगा? आप एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं ये डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ये मैं पेन से ही लिखवाऊँ या फिर मैं इसको पीपीटी के रूप में लिख करके ले आऊँ? अगर मैं पीपीटी के रूप में लिख करके ले आऊँगा, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाना रहेगा। बाकी की चीज़ें क्या है, इसमें मैं डेफिनेशन तो पहले से लिखी होंगी, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूँगा, समझा दूँगा। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा-सा ये वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और जो सिलेबस आपका 3 महीने 4 महीने तक चलने वाला है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी हो जाएगी कहने का मतलब है। और आप चाहो तो मैं इस तरीके से हाथ से लिख-लिख करके भी समझा सकता हूँ। आपको अगर लगता है कि आपको नोट्स बनाना है साथ-साथ में तो मैं इस तरीके से लिखवा करके ही चलता रहूँगा। ठीक है ना? तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के ऐसे घटक जिन्हें छूना या स्पर्श करके एवं महसूस किया जा सकता है। जैसे आपने कीबोर्ड कीबोर्ड देखा है आपने? एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ, मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल के रूप में बताऊँ तो, है ना? कीबोर्ड कीबोर्ड आपने ये रखा हुआ है कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये वाला कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड आपने छुआ भी है, महसूस भी किया है उसे, हाथ से छू सकते हैं ना? ये देखिए मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊँ, तो ये देखिए कीबोर्ड, इस कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, हम छू रहे हैं ना, तो ये कीबोर्ड है, ये छू सकते हैं हम लोग। उसके बाद माउस है, माउस एक हार्डवेयर पार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो माउस भी मेरे पास है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ माउस है, ये माउस है, इसे भी आप छू सकते हैं। तो क्या है? ये सब हार्डवेयर पार्ट है, माउस है, ये सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट हैं। इन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आपने कभी मैं हम आपसे अगर पूछें, क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्पर्श किया है, महसूस किया है या छुआ है कभी? नहीं छुआ ना? तो क्या ये एक हार्डवेयर पार्ट हुआ? नहीं। अ, चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या यूपीएस कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी, तो यूपीएस समझते होंगे आप यूपीएस किसे कहते हैं? क्या यूपीएस एक हार्डवेयर पार्ट है या सॉफ्टवेयर पार्ट है? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ-साथ मैं आपसे चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूपीएस के बारे में आपको बताना है। क्या ये हार्डवेयर है या ये सॉफ्टवेयर है? इसके बाद दूसरा आप एमएस ऑफिस, ठीक है? एमएस ऑफिस आपको ये बताना है, क्या ये हार्डवेयर पार्ट है या सॉफ्टवेयर पार्ट है? तीसरा, खूब चलाते होंगे इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम ये हार्डवेयर पार्ट है या सॉफ्टवेयर पार्ट है, ये आपको बताना है। तो ये आप हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है ना? तो हार्डवेयर किसको कहते हैं? जिसे हम महसूस कर सकें, छू सकें और ठीक है ना? उसे हम स्पर्श कर सकें, तो वो कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, इस तरीके की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? हार्डवेयर पार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है हमारी सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में। दूसरी परिभाषा हम आपको लिखवाते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के कंप्यूटर के ऐसे घटक जिन्हें स्पर्श व महसूस ना किया जा सके, ठीक है ना? आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को छुआ नहीं होगा, एक्सेल को छुआ नहीं होगा, फोटोशॉप को छुआ नहीं होगा, व्हाट्सएप को छुआ नहीं होगा। इन सबको आपने क्या किया है? छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है अपने हाथों से। महसूस भी नहीं आप उसको कर सकते हो। आपके सामने कोई इंस्टाग्राम उठा करके क्या बाहर रखा रखा है आपने? किसी ने रखा है? आपने उसको देखा है भौतिक रूप में? नहीं देखा है ना? तो वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आप कहोगे विंडोज़ क्या है? विंडोज़ आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं अगर आपको लिखवाना चाहूँ तो, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्ज़ाम्पल के रूप में विंडोज़ विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा आप कहोगे कि सर मैं विंडोज़ तो पहले सीडी ड्राइव में ले आता था, सीडी ड्राइव में ले आता था, तो वो तो मुझे विंडो की एक डी सीडी मिलती थी, तो मैं ऐसे छू भी सकता था। तो भाई साहब वो सीडी थी, वो सीडी ड्राइव थी, वो एक हार्डवेयर पार्ट है। उसके अंदर जो डाटा स्टोर है, क्या आपने उसको कभी छुआ है? उसके अंदर जो डाटा स्टोर था, जो विंडो कहलाती है, वो आपने कभी छुई थी क्या? नहीं छुई थी। तो वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। विंडो भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट है।
उसके बाद आप व्हाट्सएप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ले लीजिएगा। उसके बाद आप इंस्टाग्राम ले लीजिएगा, मैं आपसे रिलेटेड ही चीज़ें लगाता हूँ, इंस्टाग्राम ले लीजिए। उसके बाद आप एमएस ऑफिस ले लीजिएगा, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट इसी में आता है, ठीक है, पावर पॉइंट ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यूपीएस हमारा क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है, याद रखना हार्डवेयर पार्ट है। यूपीएस का काम क्या होता है, तो ये पावर हमें प्रोवाइड करवाता है सिस्टम को। अगर आपने कभी देखा होगा तो ये यूपीएस जो है वो सीपीयू के पास में लगा रहता है, या कभी कभी नीचे भी लगा दिया जाता है। ये अनट्रिपिड पावर सप्लाई होती है, ये ट्रिप नहीं होती है, और इससे कंप्यूटर जो है वो बिना रुके चलता रहता है, आपकी लाइट चाहे जाए या ना जाए, ठीक है ना। तो अगर लाइट ब्लिंक भी करती है तो यूपीएस में क्या होता है कि लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता है सिस्टम पर। तो इसको भी देख लेंगे, जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए चीज़ें हैं उन सबको देख लेंगे। जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेगी सभी को क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कभी कभी तो सीधा आपका यूपीएस की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, अनट्रिपिड पावर सप्लाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डाटा की तरफ, डाटा समझते हैं कि डाटा क्या है, ठीक है। 3 नंबर जो है वो आपका है डाटा। एक मिनट, क्या हुआ भाई, डाटा। तो डाटा क्या है आप इसको समझिएगा। डाटा जो भी आप देते हैं उसे, रो आंकड़े, रो आंकड़े या कह सकते हैं रो डाटा, ये सब क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। रो डाटा हो या फिर आपका रो डाटा का मतलब कच्चा डाटा, कच्चा डाटा हो या व्यवस्थित डाटा हो, ये सब डाटा कहलाता है। तो जैसे आपने कोई लेटर लिखा, मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, यहाँ पे आपने ये लेटर लिखा, लेटर में आपने लिखा श्रीमान एक्स वाई जेड, कुछ भी आपने लिखा और यहाँ पे इसको सेव करके रख लिया, तो ये क्या है, ये एक डाटा है, ये क्या है, ये डाटा है। आपने कोई गाना आपने रिकॉर्ड किया, मान लीजिए आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया, इस तरीके से आपने गाना रिकॉर्ड किया और गाना रिकॉर्ड करके आपने एक फाइल बना करके रख ली, वो क्या है, डाटा है। गाना भी एक डाटा है। आप कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर के लिए वो सब डाटा है। जैसे आपने आपने अपना रिजल्ट देखा, रिजल्ट देख करके आपने कॉपी को जो है वो प्रिंट करके अपनी फाइल में सेव रख लिया पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपने रिजल्ट को क्या किया, रिजल्ट को आपने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आपने क्या किया, आपने सेव कर लिया, सेव कर लिया अपनी फाइल में। तो ये क्या है, ये डाटा है, ये भी एक डाटा है, ठीक है ना, ये भी डाटा है। तो डाटा कहलाता है। और डाटा दो प्रकार का होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। डाटा आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका जो डाटा होता है वो होता है न्यूमेरिकल डाटा, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अगर आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक तो न्यूमेरिक डाटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। डाटा दो प्रकार का होता है। आप चाहे किसी की डेट ऑफ बर्थ सेव करें, चाहे किसी की सैलरी सेव करें, चाहे किसी का नाम सेव करें, चाहे किसी का पता सेव करें, कुछ भी सेव करें, सब कुछ डाटा होता है। उसके बाद डाटा दो प्रकार का होता है, एक न्यूमेरिक डाटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा उसे कहते हैं जिसमें संख्याएं यूज होती हैं, जिसमें संख्याएं यूज होती हैं, ठीक है ना, संख्याएं यूज होती हैं। जैसे 0 से लेकर के 0 1 2 3 इस तरीके से 9। तो ये अगर नंबर यूज हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आपका ये न्यूमेरिक डाटा है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा न्यूमेरिक डाटा है। ऑप्शन दे देंगे, किसी में सिंबल बना देंगे, किसी में अल्फ़ाबेट लिख देंगे, किसी में अल्फ़ाबेट और सिंबल लिख देंगे और किसी में और कुछ। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। या कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में सीधा दे देते हैं, वो कहते हैं कि हमने छात्रों के प्राप्तांक को सेव किया है, तो ये किस प्रकार का डाटा हुआ। तो कंप्यूटर में अगर आप छात्रों के प्राप्तांक को सेव करोगे तो वो किस प्रकार का होगा। प्राप्तांक का मतलब है, मान लीजिए किसी छात्र ने परीक्षा दी, उसमें से 1000 में से उसके 800 नंबर आ गए, तो 1000 और 800 संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं हैं, न्यूमेरिक डाटा है। तो ये क्या संख्यात्मक डाटा है ना, तो इसको हम लोग न्यूमेरिक डाटा के रूप में लिखते हैं।
तो आप ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको कभी याद रखना हो तो। प्राप्तांक, ठीक है, तो आपके जो छात्रों के प्राप्तांक हैं ये भी आप लिख लीजिएगा। आप किसी को क्या देते हैं, वेतन देते हैं, वेतन, वेतन भी आप इसमें लिख लीजिएगा। वेतन का मतलब सैलरी, कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है, किसी को 18,000, 20,000, 25,000, तो ये क्या है, सब संख्या है, तो ये वेतन भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कोई संख्या लिखा है, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 0, ये क्या है, ये न्यूमेरिक डाटा है। वहीं हम अगर आपसे ऐसे लिख दें AB 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिक डाटा नहीं रहेगा, याद रखना ये न्यूमेरिक डाटा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, तो ये न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत नहीं आएगा। न्यूमेरिक डाटा ये कहलाएगा 10101, ये न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आएगा। आप कहेंगे सर ये जो है बाइनरी पैटर्न है, बिल्कुल बाइनरी पैटर्न है, लेकिन ये अभी बाइनरी पैटर्न नहीं है, ये अभी क्या है, दशमलव संख्या के रूप में यूज कर रहे हैं लोग, दशमलव संख्या के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक न्यूमेरिक डाटा के रूप में काम करेगा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसमें संख्याएं संख्याएं प्लस आपके सिंबल, सिंबल भी यूज हो जाते हैं, प्लस अल्फाबेट, ठीक है, अल्फा, तो ये तीनों चीजें जिसमें यूज होती हैं वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक डाटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है कि तीनों चीजें यूज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें लिख दीजिएगा AB 50, AB 50 ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। जैसे आपने कभी लिखा कर्मचारी का पता, आप अगर एड्रेस लिखते हैं ना, एड्रेस किसी का अगर आपने एड्रेस लिखा है तो वो भी अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। एड्रेस कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं 0/50, उसका मान लीजिए कॉलोनी का नाम हो जाएगा, आप मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 0/50, 150 या कुछ भी, ये उसकी कॉलोनी का नाम हो गया। फिर लिखते हैं मोहल्ले का नाम, मान लीजिए आप लिख रहे हैं फर्रुखाबाद, उसके बाद लिखते हैं इंदिरा नगर, तो ये सब क्या है, ये सब अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आ जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, DOB लिखते हैं किसी की, ये भी क्या है, आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आएगा। आप मान लीजिए कोई सिंबल बना करके देते हैं, आपने इस तरीके से दे दिया, मान लीजिए मैं आपको एक लिखना चाहूँ, पासवर्ड के रूप में हम लोग लिखते हैं ना, जैसे A स्मॉल आप मान लीजिएगा D@123H, तो ये क्या हुआ, ये एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आ जाता है। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी ये बेसिक कोई ऐसा नहीं है ये परीक्षाओं में आपसे सीधे पूछे जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें थी जो आपको मुझे समझानी थी, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कुछ आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, उसके साथ साथ आपके प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम फिर आगे चल करके सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पे ही जगह बची हो तो मैं बता देता हूँ कि प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर, थोड़ी सी इन तीन चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, उसके बाद फिर मैं कल इसकी क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो एक होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एक होता है आपका प्रोग्राम, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तीनों चीज़ों में अंतर क्या है इसको समझिएगा, कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है वो आपका जो एक निर्देश अगर आप देते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे आपको ऐड करने का एक आपने कमांड दिया कंप्यूटर को, तो ऐड ये एक इंस्ट्रक्शन है। आपने सब्ट्रैक्ट करने का एक इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, मैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं शायद। अगर आप अगर आपने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत अगर आपको सही नॉलेज है, अगर आपने ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा या फिर आपने सर्टिफिकेट वगैरह किया है, ट्रिपल C वगैरह, ओ लेवल वगैरह अगर आपने की होगी, तो आपने एक भाषा पढ़ी होगी निमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आपने निमोनिक्स पढ़ी होगी, तो ये निमोनिक्स के अंतर्गत आता है। जब हम लोग बेसिक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ों के एक निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं। तो ऐड उसमें हम लेते हैं, जैसे हम ऐड A, B लिखते हैं, बहुत बेहतर ढंग से हम आपको बताएंगे जब वो असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, ये अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है। आप कंप्यूटर से कहना चाह रहे हो कि भाई साहब मुझे दो संख्याएं ऐड करके दो। मान लीजिए आपने ऐड A, B लिख दिया, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इन दो संख्याओं को ऐड करके दो। आपने सब्ट्रैक्शन लिख दिया A, C, तो ये कहना चाह रहे हैं कि A को C से घटा दीजिए।
तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ना कि एक प्रोग्राम है। इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है, समूह, ये प्रोग्राम कहलाता है। तो इंस्ट्रक्शन का समूह एक प्रोग्राम कहलाता है। जैसे आपको कोई चीज़ करना है, 2 संख्याएँ आपने ली, पहले उसको आप जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने के बाद फिर उसको आप देखना चाहते हैं कि अंतर कितना आया, घटाना चाहते हैं, घटा करके फिर उसमें जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए आप उसमें 2 का गुणा भी करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए जो रिज़ल्ट आया है उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले करवाने के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन लगेगा, प्रिंट ए। तो क्या हो जाएगा ये सब, अब ये कितने 3, 4, 5 इंस्ट्रक्शन हो गए। मान लीजिए आप, मैं अगर आपको लिखवाना चाहूँ तो ऐड ए कॉमा बी आपने कर दिया, उसके बाद फिर आपने ए सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो भी रिजल्ट आएगा ए माइनस सी, ए कॉमा सी। तो अच्छा, मैं ए का बार बार यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो जब पता लगेगा, जब मैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा, माइक्रो प्रोसेसर में जब मैं एएलयू पढ़ाऊंगा, या फिर जब मैं आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा रहा होऊंगा, उसी समय ए का मतलब समझ में आएगा कि जो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में एक पार्ट होता है एक्यूमुलेटर, उसको मैं बार-बार यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ़ ऐसा समझिएगा कि मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, 1 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिख दिए, ठीक है? उसके बाद मैं मान लीजिए प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये प्रिंट है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 3 इंस्ट्रक्शन का समूह बन गया, ये आपका एक प्रोग्राम बन गया, ये आपका एक प्रोग्राम बन गया। तो ऐसे समझिएगा, इंस्ट्रक्शन एक लाइन होती है और इंस्ट्रक्शन का समूह जो होता है वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है, और फिर प्रोग्राम का जो समूह होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसका समूह, ठीक है? समूह, ठीक है? इसका जो है वो समूह, समूह। तो जो आपके प्रोग्राम का जो समूह होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? तो प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। पहले एक लाइन का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और इंस्ट्रक्शन से मिलकर के बनेगा प्रोग्राम, और प्रोग्राम से मिलकर के बनेगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? तो आप इसे अगर वेन डायग्राम के रूप में समझना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। पहले आपका छोटा सा होगा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बाद आएगा आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद जो आपका आएगा बड़ा सा, इसे बनाएंगे हम लोग क्या, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किससे बने होते हैं, प्रोग्राम से। प्रोग्राम किससे बने होते हैं, इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन किससे बने होते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ठीक है ना? तो ये आज की क्लास में था। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, प्रोग्राम किसको कहते हैं, और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ठीक है ना? आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या मैं इस सब चीज़ों को जो मैंने हाथ से लिखवाई हैं, इसको मैं पीपीटी के रूप में पहले से लिख कर के लाऊँ, या फिर इसी तरीके से मैं हाथ से ही लिख कर के पढ़ाऊँ? तो एक बार आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी? बेसिक जानकारी थी, आपका एग्ज़ाम में हो सकता है ये ना पूछी जाए, लेकिन छोटी-छोटी जानकारियाँ थी जो आपको अच्छे से समझाई मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बाकी आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज की ये क्लास थी, कल हम लोग इससे आगे की चीज़ें पढ़ लेंगे, और बेसिक कंप्यूटर में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जो कि आपकी कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसके बाद कंप्यूटर आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस दुनिया में, उसके बाद कंप्यूटर की जो है वो कई बार सीधा पूछा जाता है कंप्यूटर की साक्षरता किसको कहते हैं। तो छोटे-छोटे शब्द हैं और कुछ फैक्ट हैं, उनको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अपनी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और बाकी अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ ज़रूर जाइएगा, लाइक करके और कमेंट करके, ठीक है? लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं समझ लूँगा अगर आपने ये तीनों काम कर दिए तो आप ये क्लासेस रेगुलर करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे चल कर के मुझे ये क्लासेस बंद करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना? तो आपका सहयोग अगर मुझे मिलता रहेगा तो मैं ये क्लासेस रेगुलर चलाता रहूँगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं फिर आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।